स्वागत है साथियों आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो साथियों, पिछली जो वीडियो हमारी आई थी उसमें हमने आपको वैज्ञानिक संकेतन, यथार्थता, परिशुद्धता और सार्थक अंकों के बारे में अच्छे से समझा दिया था। आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ। आज उससे आगे के कुछ टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल या टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए चलते हैं। तो बच्चों, हेडिंग डालिए गणनाओं में सार्थक अंक। गणनाओं में सार्थक अंक। जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पर सार्थक अंकों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है वो हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, गणनाओं में सार्थक अंकों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो हेडिंग डालिए जोड़ तथा घटाओ। जोड़ तथा घटाओ। आप लोग, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो इसका। जोड़ तथा घटाव में सार्थक अंकों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। देखिए, जैसे 22.2 है, इसमें हमने जोड़ दिया 2.22। ठीक है, और ऐड कर दो प्लस 0.222। ठीक है, अब इसको जोड़ करके हमारा आएगा 24.642। 24.642। ठीक है, बट इसमें जब हम सार्थक अंक निकालेंगे इसका, कि मतलब सार्थक अंक क्या होगा इसका जोड़ तथा घटाव में, इस कैलकुलेशन में जो एग्जैक्ट सार्थक अंक हैं वो इसके क्या होंगे। तो हमें इसमें देखना है बेटा कि दशमलव के बाद ये जो जोड़ी गई संख्याएं हैं इनमें सबसे कम अंक कहां पर आ रहे हैं दशमलव के बाद। तो यहाँ 22.2 है, मतलब एक ही अंक आ रहा है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक आ रहे हैं, यहाँ 3 अंक आ रहे हैं, यहाँ 2 अंक आ रहे हैं, यहाँ 1 अंक आ रहा है। तो जहां मतलब सबसे कम अंक होंगे उसके हिसाब से हम उस कैलकुलेशन को करेंगे। मतलब सबसे कम अंक है 1, इस वाली संख्या में क्या है, सबसे कम अंक है, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक है। तो ये जो कैलकुलेशन हमारी आएगी उसमें भी हम दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक तक ही रखेंगे और बचे हुए अंकों को हम छोड़ देंगे। तो ये जो इसकी जो सार्थक अंकों की जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, 24.6 होगी सार्थक अंकों में इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, ये जो और दूसरा एग्जांपल इसका देख लीजिए आप। जैसे 5.2748, 5.2748 माइनस 5.272। ठीक है, जब इनको घटाएंगे तो इसकी कैलकुलेशन आएगी 0.0028। ठीक है बेटा, अब यहां भी हमको वही देखना है कि मतलब दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक कहां पर हैं। तो इसमें है ना, यहाँ 3 है दशमलव के बाद और यहाँ 4 है। तो इसमें भी हमको क्या है, दशमलव के बाद 3 ही सार्थक अंकों का प्रयोग करना है। तो ये कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये देखिए आप कि यहाँ पर दशमलव के बाद सार्थक अंक कितने हैं, बताइए। हमने आपको बताया था कि शुरुआत वाले 0 जो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ 2 और 8 ये दोनों सार्थक अंक हैं हमारे। जबकि हमको कैलकुलेशन निकालनी है, हमको जब सार्थक अंक निकालने हैं तो वहां पर क्या है, कम से कम 3 अंक हमें दशमलव के बाद रखने हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास 2 हैं सार्थक अंक। ठीक है,
यहाँ हमको कम से कम 3 सार्थक अंक दशमलव के बाद में रखने हैं। तो क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब सार्थक अंक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.00280। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, गुणा तथा भाग में सार्थक अंक किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। गुणा और भाग में, हेडिंग डालिए गुणा तथा भाग। गुणा तथा भाग, गुणा तथा भागों में सार्थक अंकों का प्रयोग किस तरह से किया जाए वो देखिए आप। तो इसका पहला एग्जांपल है 14.79 गुणा 12.11 गुणा 5.05। ठीक है। अब ये गुणा करने पर कितना आएगा इसका बेटा, 904.48985 48985। लेकिन जब सार्थक अंकों में इसकी गणना की जाएगी तो यहां हमको ये देखना है कि यहां तो हमने दशमलव के बाद वाले अंक देखे थे जोड़ और घटाव में, कि दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं। लेकिन यहां पर हमको देखना है गुणा और भाग में कि कुल सार्थक अंक कितने हैं, और जहां पर कुल सार्थक अंक सबसे कम होंगे उसी हिसाब से हमारी ये कैलकुलेशन लिखी जाएगी। तो यहां देखिए, यहां ये 4 सार्थक अंक हैं, चारों के चारों हैं सार्थक अंक। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में शून्य अंक, चारों के चारों सार्थक अंक हैं। वो जिन्होंने सार्थक अंक के बारे में नहीं पढ़ा है वो जाकर के पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, ये चारों भी हमारे सार्थक अंक हैं और ये तीनों भी हमारे सार्थक अंक हैं। तो सबसे कम सार्थक अंक कहां पर हैं, ये यहां पर 4, ये यहां पर 4, यहां पर 3 है। तो सबसे कम सार्थक अंक हमारे यहां पर हुए 3। ठीक है, बीच में आया हुआ 0 क्या होता है, वो भी हमारा सार्थक अंक ही होता है। तो जब यहां पर हमारे सार्थक अंक 3 हैं, यहां भी हम 3 सार्थक अंकों तक ही गणना करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि दशमलव के बाद क्या रखना है। जहां हमें शुरुआत से 3 सार्थक अंक मिल रहे हैं तो यहीं तक हम इसका मान निकाल देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी पहले हम ये लिख देते हैं, इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 904 दशमलव, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 904 तो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बेटा, 904 दशमलव 48985 48985। ठीक है, तो हमको अब ये देखना है, इसमें जब इनके हम सार्थक अंकों में इनको लिखेंगे तो हमको ये देखना है कि सबसे कम सार्थक अंक कहां पर आ रहे हैं। हमको ये नहीं देखना है कि दशमलव के बाद कहां पर कम सार्थक अंक आ रहे हैं, बल्कि हमको तो ये देखना है कि कुल सार्थक अंक कहां पर सबसे कम आ रहे हैं। तो कुल सार्थक अंक यहां सबसे कम है, यहां 3 है, यहां ये चारों सार्थक अंक हैं और यहां पर भी ये चारों सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे 3 है। ठीक है, तो हमको भी क्या करना है, गुणा और भाग में हम क्या करते हैं, कुल जो सार्थक अंक होते हैं उन्हीं को हम लिख देते हैं। तो इसमें इसकी सार्थक अंकों में जो गणना होगी वो कितनी हो जाएगी, 904 हो जाएगी। यहां हमको दशमलव के बाद का मैटर नहीं देखना है, यहां ये देखना है कि कुल सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं, उतने ही सार्थक अंकों तक हम इसको लिख देंगे। इसका आंसर जो होगा, एग्जाम्पल इसका दूसरा देख लीजिए, जैसे 0.18। अब इसमें भाग देना है 2.487 2.487। 0
0.18 डिवाइडेड बाई 2.487, इसका आंसर निकल के आएगा 0.07, है ना, 23763, 23763, 0.072363, ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब हमको यहाँ ये देखना है बेटा कि सबसे कम सार्थक अंक कहाँ पर है। तो शुरू में यहाँ देखिए, शुरू में आया हुआ 0 या 0 अंक सार्थक अंक नहीं होता है, तो ये 2 यहाँ पर सार्थक अंक हैं, यहाँ ये चारों सार्थक अंक हैं। तो हमको क्या करना है, हमको केवल 2 सार्थक अंक लिखने हैं। अब यहाँ देखिए, क्या ये दोनों सार्थक अंक हैं? शुरू के 0 सार्थक अंक नहीं होते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था आपको। तो नहीं है तो इनको ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे पहले तो ये हो जाएगा 72। आई बात समझ में? ठीक है, देखो जोड़ तथा घटाव में हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक जितने होते हैं उतने अंकों तक हम गणना करते हैं। ठीक है, और गुणा और भाग में हम क्या करते हैं, टोटल सार्थक अंक जितने होते हैं उतने सार्थक अंक हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं बेटा, है ना। जिन्होंने सार्थक अंक वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहली वाली वीडियो में ही हमने सार्थक अंकों को पढ़ाया था। आप जाकर के चैनल पे सर्च कर लेना, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी और आप जाकर के उसको देख लेना बेटा। और जब तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखोगे शायद ये वीडियो भी आपके समझ में ना आए। एक दूसरे से बहुत ज्यादा चीजें रिलेट होती हैं बेटा, चक्कर ये है। वैसे इसमें भी मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है। अब हेडिंग डालिए, सन्निकटन। सन्निकटन या निकटन, या राउंडिंग ऑफ। सन्निकटन या निकटन या राउंडिंग ऑफ, इसको राउंडिंग भी बोला जाता है बेटा। सन्निकटन को निकटन भी बोला जाता है, राउंडिंग भी बोला जाता है, राउंडिंग ऑफ भी बोला जाता है सन्निकटन को। तो यहां जैसे इसका एग्जांपल देखिए, सन्निकटन क्या होता है। जैसे एग्जाम में आ जाए कि 7.82 है, ठीक है। अब यहां तक इसका सन्निकट मान हमको लिखना है। तो यहां आपको देखना है कि 8 तक हमको इसका सन्निकट मान लिखना है, और इसके बाद क्या आ रहा है। यदि इसके बाद ये वाली जो दूसरी संख्या है, दशमलव के बाद दूसरी वाली संख्या, ये यदि 5 है, सॉरी 5 से कम है, 5 से छोटी है, तो इस वाली संख्या में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसका सन्निकटन मान हो जाएगा 7.8। ठीक है, 5 से छोटी अगर ये वाली संख्या है दशमलव के बाद दूसरी वाली, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एग्जैक्ट ये ही मान हो जाएगा 7.8 5 से छोटी होने पर। कौन सी वाली? दशमलव के बाद दूसरी संख्या। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। अगला है जैसे मान लो 6.87, ठीक है, इसका हमें यहां तक सन्निकट मान लिखना है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये वाली संख्या 5 से बड़ी है क्या। यदि ये 5 से बड़ी होगी तो इसमें दशमलव के बाद पहली संख्या जो है उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6.9। ठीक है, कब करेंगे? जब दशमलव के बाद दूसरी वाली जो संख्या है वो क्या है 5 से बड़ी होगी। तो 5 से बड़ी होने पर ठीक है, और इस संख्या को तो खैर छोड़ना ही है, लेकिन बड़ी और छोटी का हमको देखना है। यहाँ ये 5 से छोटी थी 2, इसलिए ये ऐसा का ऐसा ही आ गया था, कोई परिवर्तन हमने इसमें नहीं किया था।
यहां पर ये 7 क्या है, 5 से बड़ी है, इसलिए इसमें 8 में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला नियम क्या कहता है इसका, अगला रूल कहता है बेटा, अब जैसे ये है 16.351, 351, अब यहां हमें 16.3 तक इसका सन्निकट मान लिखना है। तो इसमें क्या है, इसमें अगला नियम है कि यहां दूसरी संख्या यदि 5 है और 5 के बाद अगर कोई अशून्य अंक है, कोई मतलब 0 नहीं है, 0 के अलावा 1 2 3 4 या 9 तक कोई भी अंक है, तो क्या है, इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी। यहां ये 16.3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 16.4 हो जाएगा। और ये कब होगा, जब दशमलव के बाद 5 हो और 5 के बाद कोई अशून्य अंक आए। 5 के बाद अशून्य अंक आने पर, मतलब नॉन जीरो हो, जीरो ना हो, 5 के बाद अशून्य अंक अगर है तो क्या है, इसमें 1 प्लस हो जाएगा। पहले ये 16.3 था, अब ये 16.4 हो जाएगा। अगला इसका नियम क्या कहता है बेटा, 16.350 ये है, इसमें हमें 16.3 तक इसका क्या है, सन्निकट मान लिखना है। अब यहां हम देख रहे हैं कि पहले तो 5 के बाद अशून्य अंक था, अब यहां पर 5 के बाद क्या है, शून्य आया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या है, कोई परिवर्तन नहीं करते, ये 16.3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, 5 के बाद शून्य होने पर, 5 के बाद शून्य आने पर। ठीक है बेटा, अगला नियम क्या कहता है इसका, जैसे मान लो इसका क्या है, 3.250। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां 5 भी है और 5 के बाद अशून्य भी है, लेकिन यहां 5 से पहले मतलब दशमलव के बाद क्या है, ये एक सम संख्या है। सम संख्याएं होती है ना, दो के पहाड़े में जो चलती हैं। ठीक है, ये क्या है, एक सम संख्या है, और दशमलव के बाद यदि कोई सम संख्या होती है तो इस वाले अंक में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, तो ये क्या है, 3.2 ही रहेगा। ठीक है बेटा, और क्यों रहेगा, क्योंकि दशमलव के बाद सम संख्या है, दशमलव के बाद क्या है, सम संख्या हमारी है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, 3.2 ही रहेगा। अगला नियम क्या कहता है इसका, देखते हैं। जैसे मान लो 3.350, ठीक है, 3.350 ये है। अब इसमें क्या है, दशमलव से पहले यहां तो क्या था, सम संख्या थी, लेकिन यहां पर विषम संख्या है। तो यदि दशमलव के बाद हमें यहां तक इसका वो सन्निकट मान निकालना है, यदि दशमलव के बाद कोई विषम संख्या आए, ठीक है, तो इस वाली संख्या में 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, 1 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब यहां 3.3 है तो यहां हो जाएगा 3.4। कब हो जाएगा, दशमलव के बाद विषम संख्या आने पर। दशमलव के बाद विषम संख्या आने पर, कोई विषम संख्या आए तो 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। एक बार इसको और समझ लो, सन्निकटन या निकटन मान क्या होता है, इस तरह से इसको निकाला जाता है। इसके कुछ नियम होते हैं कि देखो, यहां हमें 7.82 का सन्निकट मान निकालना है, तो इसमें पहला नियम है कि इसके बाद वाली जो संख्या है, दशमलव के बाद जो दूसरी संख्या है, वो अगर 5 से छोटी है तो इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा।
दशमलव के बाद वाली जो दूसरी संख्या है वो अगर 5 से बड़ी है तो इस वाले अंक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दशमलव के बाद 5 है और 5 के बाद यदि कोई अशून्य अंक है, नॉन जीरो डिजिट है, तो वहां पर क्या होगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी, 3 का ये 4 हो जाएगा। 5 के बाद यदि शून्य है, यहाँ 5 है, इसके बाद ये शून्य है, तो क्या है, एज इट इज ही रहेगा, कोई उसमें वृद्धि नहीं होगी। दशमलव के बाद यदि सम संख्या आए, यहाँ पर ये सम संख्या आ रही है दशमलव के बाद, तो भी इसमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे। और दशमलव के बाद यदि विषम संख्या आए, यहाँ ये विषम संख्या आ रही है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे और भी कुछ करवाते हैं। ओके बच्चों। चलिए बेटा, अब आप एक हेडिंग डालिए, परिवर्तनीय कारक। परिवर्तनीय कारक। तो देखो परिवर्तनीय कारक क्या होते हैं, कुछ परिवर्तनीय कारक होते हैं, वो हम आपको लिखाएंगे। जैसे एक मीटर है, 1 मीटर, इसमें क्या है, 39.37 इंच के बराबर होता है। ये 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 39.37 इंच के बराबर। 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच होती है 254 सेंटीमीटर के बराबर, 254 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर, 1000 मिलीलीटर के बराबर। ठीक है, 1 लीटर, यहां ये मिलीलीटर के बराबर था, और 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर भी 1 लीटर होता है। या तो इसको सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, या फिर 1000 घन सेंटीमीटर बोल दो, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, या फिर 1000 सीसी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है बेटा। 1 लीटर होता है, और किसके बराबर होता है 1 लीटर, 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, डेसीमीटर क्यूब के बराबर, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 घन डेसीमीटर के बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है। अब देखो, 1 गैलन, 1 गैलन, 1 गैलन होता है हमारा 3.79 लीटर के बराबर। ठीक है, 1 गैलन कितने के बराबर होता है, 3.79 लीटर के बराबर। एक ESU, ESU होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक ESU होता है 3.3356 गुणा 10⁻⁻10 कूलाम के बराबर होता है बेटा ये। ठीक है, एक ESU। एक डायन, एक डायन, डायन नहीं है ये, डायन, एक डायन होता है 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर, 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर ये एक डायन होता है। एक वायुमंडल कितने के बराबर होता है, एक वायुमंडल, हमारे ऊपर एक वायुमंडल दाबी पड़ता है बेटा। ठीक है, एक वायुमंडल कितने के बराबर होता है, पास्कल के बराबर। ठीक है, 1,01,325 के 25 पास्कल के बराबर एक वायुमंडल होता है।
ठीक है, एक बार कितने के बराबर होता है बेटा? एक बार होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है ये। ठीक है, एक बार कितने के बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले, फिर मिटाते हैं। ओके बेटा, चलिए मिटाते हैं ना। एक लीटर एटीएम मतलब 1 लीटर वायुमंडल कितने के बराबर होता है? 101.3 जूल के बराबर होता है बेटा। 1 लीटर एटीएम क्या होता है? 101.3 जूल के बराबर होता है। एक वर्ष इसमें कितनी सेकंड होती हैं? 3.1536 गुणा 10⁵7 सेकंड होती है बेटा एक वर्ष में। ठीक है, एक डिबाई इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं ना। एक डिबाई में क्या होता है? 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर होता है एक डिबाई में बेटा। ठीक है, एक कैलोरी में होता है 4.18 जूल एक कैलोरी बराबर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी लिखते हैं इसको शॉर्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.602 गुणा 10⁻−19 जूल। 10⁻−19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1.602 गुणा 10⁻−19 जूल के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या पर परमाणु। ठीक है, इसका मान होता है 96.5 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है बेटा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु का मान। एक वायुमंडल एटमॉस्फेयर है ना बराबर 931.5016 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर। एक किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है बेटा? 3600 किलो जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। एक जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग। एक जूल कितने के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर। एक मोल गैस में क्या होता है? कितनी गैस होती है? 224 लीटर गैस आती है। एक मोल गैस में कितनी आती है? 224 लीटर गैस। और ये भी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है बेटा, एनटीपी पर। ठीक है, एक मोल अणु में कितने अणु होते हैं?
6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, इतने अणु होते हैं बेटा 1 मोल अणु के अंदर। ठीक है, यहां तक लिखिए, थोड़े से और रह गए, उनको भी करा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए इतने में काम हो जाएगा, है ना। 1 मोल परमाणु, 1 मोल परमाणु, 1 मोल परमाणु कितने परमाणुओं के बराबर होते हैं? 1 मोल परमाणु होते हैं बेटा 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु के बराबर। 10 की घात 23 परमाणु के बराबर होते हैं, है ना। 1 मोल परमाणु। 1 जूल, 1 जूल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर के बराबर। 1 जूल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। या तो ऐसे लिख लो या फिर न्यूटन मीटर, हिंदी में भी डाल सकते हो आप लोग। तो साथियों, ये थी आज की हमारी कुछ टॉपिक्स हमने कवर करवाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।